जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन में कुछ पॉइंट, और उसमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था सेल मेम्ब्रेन का। ये जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स मतलब हो गया आपका, हो गया मिनरल्स, हो गया मिनरल्स में हो गया आयरन, ये सब आयरन सोडियम वाटर, ये सब सेल के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। और ये जो ट्रांसपोर्ट होता है मेनली दो तरीके से होता है। पहला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट उस ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं जिस ट्रांसपोर्ट में, यानी जब सेल के अंदर कोई मिनरल्स अंदर जाएगा तो उसमें क्या चीज का यूज होगा, एनर्जी का, जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी। पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलता है किसी में कोई एनर्जी यूज नहीं होगा लेकिन मूवमेंट होगा, मिनरल्स का मूवमेंट तो होगा लेकिन इसमें कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होगा। लेकिन एक्टिव में एनर्जी का यूज होता है। अब देखते हैं इस पैसिव का भी आगे दो भाग में बांट दिया गया है। एक को बोल दिया गया है डिफ्यूजन और दूसरे को बोल दिया गया है ऑस्मोसिस। अब देखते हैं, अच्छा ये सब ट्रांसपोर्ट का नाम है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में किस किस तरीके से मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है सेल के अंदर। तो सबसे पहला है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस बोलते हैं द मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर हो गया सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होता है, बाय डिफ्यूजन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हाई टू लो। मतलब ऑस्मोसिस मूवमेंट बोलता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स का ग्रेडियंट का ट्रांसफर होगा मतलब हाई टू लो। अच्छा ये याद रखिएगा, ये हर जगह आता है, चाहे ज्योग्राफी हो, साइंस हो, बायोलॉजी, हर जगह आता है। 90% केस में जो मूवमेंट होता है हमेशा हाई टू लो ही होता है। वही बोल रहा है कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है सेमी परमिएबल में किसके द्वारा होता है, हाई टू लो। अच्छा ये आप लोगों ने देखा होगा इस एग्जाम्पल के सैंड क्लॉक टाइप का होता था कि 1 घंटा में पूरा बालू नीचे गिर जाता था। ऊपर देखिए, ऊपर भी इसका मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है, नीचे कम है, तो ये नीचे गिरेगा कि ऊपर जाएगा, जाहिर सी बात है। नीचे से कंसंट्रेशन लो है तो हाई टू लो, तो ये कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। यही बोलता है ऑस्मोसिस। अब आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ये बोलता है कि मूवमेंट अक्रॉस द, इसका ठीक उल्टा कौन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम लोग जिसमें सेल जो क्या करता है एनर्जी का यूज करता है मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये बोल रहा है हाई टू लो, इसमें होगा लो टू हाई। मतलब नाम से पता चल रहा है इसमें हाई टू लो। हाई टू लो मतलब ये भी देखेंगे ऊपर एक टंकी रखा हुआ होता है, नीचे नल होता है। ये पानी जो आ रहा है हाई टू लो आ रहा है कि नल में से टंकी में पानी भरता है, नहीं, टंकी से नल में पानी आता है, हाई टू लो आता है। तो इसमें कोई ज्यादा एनर्जी का खपत हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये अपने आप नीचे गिर जा रहा है। लेकिन एक्टिव में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लो टू हाई जा रहा है। तो लो टू हाई जा रहा है तो इसको एनर्जी लगेगा ही धक्का मारने के लिए। आप ऐसे समझिए कि जब हम लोग नया घर बनाते हैं तो उसको जब पानी पटाया जाता है दीवार पे, तो जो मोटर होता है बहुत ज्यादा एनर्जी लगाता है उस पानी को ऊपर प्रेशर मारने के लिए, ऊपर पहुंचाने के लिए, तो वहाँ एनर्जी लग रहा है कुछ। इसको भी ऐसे ही समझिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैसा मूवमेंट होता है, लो टू हाई। लो टू हाई जब हो रहा है तो इसमें एनर्जी लगेगा ही लगेगा। तो वही बोल रहा है मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई, लो टू हाई। इसलिए सोडियम हो गया, पोटेशियम पंप हो गया, ये सब लो टू हाई ट्रांसपोर्ट होता है, उसी को बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कुछ नहीं है, सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं जो बोल रहा है कि जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है कैसे होता है। मेनली दो तरीके से होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम से पता चल रहा है, एक्टिव जैसे लग रहा है फुर्तीला टाइप का, इसमें एनर्जी का यूज होगा। पैसिव इसमें एनर्जी का यूज नहीं होगा मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने के लिए। और इसका भी आगे दो पार्ट है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, हाई टू लो, मतलब जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ से होगा, हाई टू लो, इसमें कोई एनर्जी का यूज नहीं होगा। लेकिन एक्टिव में लो टू हाई, इसका ठीक उल्टा कौन है, एक्टिव, और लो टू हाई ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसमें जाहिर सी बात एनर्जी का यूज होगा। तो आगे इसको देखते हैं, इसमें एक और टर्म आता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि पानी में हम लोग चना डालते हैं तो चना क्यों फूल जाता है, सब इन्हीं सब टर्म के वजह से होता है। देखते हैं उसको आगे देखते हैं कि कैसे फूल जाता है। तो इसमें एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, उसमें सॉल्वेंट जो होता है ज्यादा होता है हाइपोटोनिक में। एक होता है हाइपोटोनिक, देख लेते हैं उसको भी। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉरी, एक होता है हाइपोटेनिक, हाइपर
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है, सॉलिड ज्यादा होता है। सॉलिड मतलब जो लिक्विड वाला पार्ट होता है। और इसमें क्या होता है, बाहर लो प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देख लिए, लगभग ये हर एग्जाम में आता है। एक तो ये हाइपर हो गया, एक हो गया हाइपोटोनिक। इसका ठीक उल्टा है, अगर इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, इसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा। इसमें सॉल्वेंट इज मोर, यहाँ मोर छुप गया, सॉल्वेंट इज मोर। इसमें क्या होता है, बाहर हाई प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर। देख लेते हैं इसको भी। उसमें से एक टर्म आता है, एक बोलता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक बोलता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड ज्यादा होता है। ये केमिस्ट्री का टर्म है, सॉलिड और सॉल्वेंट। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है सॉलिड, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि सॉलिड टाइप का बोल रहे हैं, सॉलिड टाइप का बोल रहे हैं। ये सॉल्वेंट जो लिक्विड वाला जो ज्यादा मात्रा में मौजूद होता है, इसको ऐसे याद रखिए, सॉल्वेंट सैवलॉन। सैवलॉन कैसा होता है, लिक्विड टाइप का होता है, जो एंटीसेप्टिक क्रीम होता है। सॉल्वेंट सैवलॉन, देखिए इसमें भी सैवलॉन, इसमें भी भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो सॉल्वेंट सैवलॉन यानी जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, और जो एक बच गया हो जाए, इस बात वो सॉलिड हो जाएगा। तो ये बोल रहा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, इसमें कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, तो इस सॉल्यूशन क्या होता है, जब ए एंड बी सब्सटेंस की कोई भी चीज को मिक्स कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि इसमें पानी है और इसमें आप लींबू मिला दे रहे हैं, लींबू मतलब लेमन, तो क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन शरबत टाइप का बन जाता है। तो वही सॉल्यूशन। तो बोल रहा है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्ट ज्यादा होगा। मान लीजिए कि पानी है, ये पानी है और इसमें क्या है, सॉलिड ज्यादा है। तो आप मान लीजिए सॉलिड में आप साल्ट भी ले सकते हैं, शुगर भी ले सकते हैं। तो आप ले लेते हैं साल्ट ले लेते हैं, इसमें साल्ट का मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसके वजह से क्या होता है, बाहर क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। बाहर लो प्रेशर, ये होता है कंडीशन 1। अभी बता रहे हैं बी में, देखिए मान लीजिए कि एक और कंटेनर है, इसमें पानी है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, मतलब पानी का या कोई भी लिक्विड हो गया, उसका अमाउंट क्या है, ज्यादा है, और सॉलिड का अमाउंट कम है। तो जिसके वजह से क्या होता है, बाहर हाई प्रेशर होता है। अब बताइए, इसमें ये वाटर था, साल्ट ज्यादा, इसमें सॉलिड क्या है, ज्यादा है। अब इसमें आप चना रख दे रहे हैं, ये बता रहा है कि जो सॉलिड वाला पोर्शन होता है, बाहर लो प्रेशर होता है, बाहर लो यानी सॉलिड ज्यादा है। तो आप ही बताइए चना किसमें फूलेगा, इसमें कि इसमें। पिछले ही बताया है, पिछले अभी 5 मिनट पहले बताया है कि कोई भी मूवमेंट होता है हाई टू लो हो जाता है, हाई टू लो मूवमेंट करता है। बाहर तो लो है, तो लो से हाई कैसे जाता है, नहीं जा पाएगा। तो चना फूलेगा, नहीं फूलेगा। अब आते इसमें तो बाहर ज्यादा है और इसमें आप ग्राम रख दिए हैं। अब फिर जस्ट अभी बताएंगे मूवमेंट कैसे होता है, हाई टू लो होता है। अब बताइए ग्राम है, बाहर कैसा प्रेशर है, बहुत ज्यादा है, बाहर देखिए हाई प्रेशर है, तो मूवमेंट कैसा होगा, हाई टू लो। तो चना क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। इसी कारण जो चना होता है फूल जाता है। कुछ नहीं है, सिंपल सा टर्म है। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड ज्यादा होता है, यानी सॉलिड वाला पार्ट ज्यादा होता है, साल्ट ज्यादा होगा, शुगर ज्यादा होगा, उसमें पानी का मात्रा कम होगा, जिसके वजह से क्या होता है, बाहर का जो प्रेशर होता है लो हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है जब भी ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का, हाई टू लो होता है। अब बताइए इसमें ग्राम रखा हुआ है, बाहर लो प्रेशर है, तो लो टू हाई जाता है, नहीं हाई टू लो जाता है, तो ये ग्राम स्वेल करेगा, नहीं करेगा। लेकिन इसमें देखिए बाहर हाई प्रेशर है और अंदर लो प्रेशर है, तो हाई टू लो, जिसके वजह से चना हो गया, मटर हो गया, कोई भी चीज फूल जाता है। इसका एक और एग्जांपल है पत्ता। पेड़ का पत्ता को जब आप तोड़ देते होंगे तो देखते होंगे पत्ता सूख जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पत्ता में भी पानी होता है, पत्ता में पानी होता है तब ना ट्रांसपीरेशन होता है, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होता है। इसमें भी पानी है। और मान लीजिए कि आप इसको तोड़ दिए तो बाहर तो था हाई और इसके मुकाबले अंदर तो था हाई प्रेशर और बाहर कैसा था, लो प्रेशर था।
अब देखिए, अभी हम बताएं, जस्ट अभी इसको नहीं भूलना, ये हर जगह आएगा, ज्योग्राफी में भी आएगा। कभी भी ट्रांसपोर्ट होता है 90% केस में हाई टू लो ही होगा। अब बताइए, अंदर हाई प्रेशर है और बाहर लो, तो हाई टू लो जाएगा, तो इसका पूरा पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, तो पत्ता हरा ही रहेगा नहीं, पत्ता सूख जाएगा। और फिर इसको और क्या उल्टा भी कर सकते हैं, इसी पत्ता को तोड़े कुछ देर के लिए पानी में डाल दीजिए, ये फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो वही बात बोल रहा है कि जब सॉलिड ज्यादा होता है तो बाहर लो प्रेशर, और बाहर लो प्रेशर तो जो चना है नहीं फूलेगा। अगर बाहर हाई प्रेशर है तो ये चना फूल जाएगा, ये हो सकता है कि चना फट भी जाएगा। तो ये आप कंसेप्ट समझ लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये हर एग्जाम में आता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं इसी का, जैसे कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सेल के बारे में क्या क्या ऑर्गेनल्स होता है, उसका क्या क्या टाइप्स होता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, फिर सेल वॉल होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, ये सब भी ना पढ़ रहे हैं। तो जिसमें से हम लोग सेल मेम्ब्रेन को तो पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, कि प्लांट का जो है या एनिमल में तो ऐसे सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन अब पढ़ेंगे कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है, या जो सेल वॉल होता है जनरली वो होता क्या है। ये भी बहुत इजी टर्म है, देखते हैं, नाम से पता चल रहा है। सेल वॉल एक दीवार की तरह काम करेगा, बाहरी इन्वायरमेंट से बचाएगा इसको, ताकि कुछ डैमेज ना हो प्लांट को। एनिमल में नहीं होता है, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ये जो सेल वॉल होता है एक डेड टाइप का एक लेयर होता है जो बाहरी इन्वायरमेंट से प्लांट को बचाता है, ताकि उसको कोई नुकसान ना हो सके। वही तो है सेल वॉल। इसको पूरा भी डिटेल में देखते हैं, सेल वॉल क्या होता है। तो टॉपिक लिखिए सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग रिजिड मतलब होता है बहुत कठोर, और कठोर नहीं रहेगा कि बाहर की इन्वायरमेंट से बचाएगा कैसे, वेरी रिजिड स्ट्रक्चर होता है। फिर बोल रहा है गिव्स शेप टू द सेल का शेप देता है। फिर बोल रहा है प्रोटेक्ट्स द, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे हम लोग में स्कल ब्रेन को बचाता है, वैसे ही प्लांट में ये सेल वॉल उसको बचाता है, प्रोटेक्ट्स द, इसको बचाता है सेल, इससे बचाता है फ्रॉम मैकेनिकल चेंज, मैकेनिकल चेंज नहीं, डैमेज, मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल बना होता है वो किस चीज का बना होता है, तो पेप्टो ग्लाइकेन, पेप्टिडो ग्लाइकेन। फिर आपसे कोई पूछेगा कि फंगस में जो सेल वॉल क्या चीज का बना हुआ रहता है, तो चिटिन का बना होता है। प्लांट्स में सेलुलोज, और एनिमल में नो सेल वॉल। देखिए कुछ नहीं है, हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। देखिए ऐसा होता है, मान लीजिए प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, जिसके अंदर हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर वाला जो न्यूक्लियर मटेरियल है ये सब याद है ना, ये सेल
ठीक है। और इसके अंदर जो क्या है साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स तैरते रहता है। सेल ऑर्गेनल्स मतलब वैक्यूल्स हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्गी एपेरेटस हो गया, इसी में सब तैरते रहता है। और ये जो जेली लाइक आगे सब पढ़ेंगे, जेली लाइक सब होता है। अब देखिए एक इसके अंदर एक और लेयर होता है, एक छोटा सा लेयर होता है। ये तो हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे एक और लेयर होता है जिसको बोलते हैं सेल वाल। अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे या पढ़ रहे हैं। देखिए ये तो साइटोप्लाज्म, ये क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मटेरियल को बचाता है। अच्छा ये प्रोकैरियोटिक्स में था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पढ़े थे ना हम लोग। दो टाइप्स का सेल होता है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। रिवीजन करते रहिए। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, तब ना उसको न्यूक्लियोटाइड्स बोलते थे। न्यूक्लियोटाइड्स मतलब जो उसके न्यूक्लियर मटेरियल था डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आता था, सेल और साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आता था, तब ना वो प्रोकैरियोटिक था, मतलब पुराने जमाने का सेल था। लेकिन यूकैरियोटिक वैसा था, उसमें ऐसा नहीं था, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था, मतलब उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड था, और उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में नहीं था। ये सब ध्यान रखिए। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेल वॉल, यही है। तो बोल रहा है कि नॉन लिविंग मतलब इसमें जीव नहीं होता है, जान नहीं होता है। जान मतलब न्यूक्लियस डेड सेल होगा। कैसा होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ये जो सेल वॉल होता है रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, बाहरी इन्वायरमेंट से अंदर वाले इन्वायरमेंट को बचाता है। अगर मान लीजिए कि रिजिड स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो इस जितना भी सेल का अंदर वाला मैकेनिज्म हो गया, सेल ऑर्गेनल्स हो गया, प्रोटोप्लाज्म, ये सब को बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। इसीलिए इसका रिजिड होना बहुत जरूरी है। फिर बोल रहा है कि जो सेल वाल है प्लांट को गिव शेप टू द सेल, मतलब शेप आकार भी देता है प्लांट को कि इस आकार का इसमें बनाया जाए। फिर बोल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट यही तो है कि प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल चेंज डैमेज, मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। मान लीजिए कि एक पेड़ है, ये प्लांट है, ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है। तो ये आप देखे होंगे बार्क जो पेड़ का खलचुया टाइप का होता है वो डेड सेल होता है। तो मान लीजिए वो जो बार्क होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो कोई भी डियर आएगा, कोई भी जंगली जानवर आएगा, इसको तो खरोच देगा और खरोच के नुकसान पहुंचा देगा। तो प्लांट फिर जिंदा बचेगा नहीं बचेगा। वही बोल रहा है कि प्रोटेक्ट, अरे जिस प्रकार हम लोग का स्कल जो है ब्रेन को बचाता है, ठीक उसी प्रकार ये जो सेल वाल है प्लांट को बचाता है बाहरी डैमेज से, चाहे इन्फेक्शन से। वही तो बता रहा है कि प्रोटेक्ट्स काम करता है बचाने का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अभी लिखे, ये हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं ये आता ही आता है कि जो बैक्टीरिया का जो सेल वाल है, जो बैक्टीरिया का जो सेल वाल है क्या चीज से बना हुआ है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन। जो बैक्टीरिया का जो सेल वाल है किससे बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकेन। फिर आपसे कोई पूछेगा कि फंगस का सेल वाल क्या चीज से बना हुआ है, तो चिटिन। जो फंगस का जो सेल वाल है वो कैसे का बना हुआ है, चिटिन का बना हुआ है। फिर आपसे कोई पूछेगा कि प्लांट का सेल वाल कैसे से बना हुआ है, तो सेलुलोज से बना हुआ है। प्लांट का सेल वाल किसी से बना हुआ है, तो सेलुलोज से। फिर आपसे कोई पूछेगा कि एनिमल का सेल वाल कैसे से बना हुआ है, तो पिछले ही बताया, अभी कुछ मिनट पहले बताया कि एनिमल में कोई भी सेल वाल नहीं होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं वो होता है। लेकिन इतना बात ध्यान रखिएगा, जो प्लांट सेल वाल होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे कि प्लांट सेल क्या होता है और एनिमल सेल क्या होता है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा जो प्लांट का जो सेल है इसमें दोनों होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं वो भी होता है, और प्लस में इसमें सेल वाल भी होता है। लेकिन एनिमल में क्या होता है, सेल वाल क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो वही है, कुछ नहीं है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं सेल वाल के बारे में। तो सेल वाल क्या होता है, एक आउटर कवरिंग है जो कि नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, एकदम सॉलिड टाइप होता है, कठोर, जिससे ये सेल वाल है प्लांट को बाहरी डैमेज या इन्फेक्शन से बचाता है। वही बोल रहा है प्रोटेक्ट्स एंड गिव शेप टू द सेल, और शेप भी देता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं, इसको मत जाने दीजिएगा, ये कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि बैक्टीरिया का सेल वाल कैसे से बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकेन। फंगस का सेल वाल कैसे से बना हुआ है, तो चिटिन का बना हुआ है। प्लांट का सेल वाल किसी से बना हुआ है, तो सेलुलोज का। और एनिमल्स का कोई भी पूछेगा तो बोल दीजिएगा नो सेल वाल प्रेजेंट, इसमें कोई भी सेल वाल नहीं होता है। तो यही था हमारा सेल वाल। अब आगे देखते हैं, आगे इसका कुछ और भी स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में आते रहता है। बात 9 क्लास की नहीं है, बात है ना नॉलेज की है। देख लेते हैं आगे आगे क्या बोल रहा है। अब देखते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये अपने नोट्स में सब लिखवा रहे हैं। प्लाज्मोडेस्माटा ये क्या बोलता है कि जब दो प्लांट सेल, याद रखिएगा, जब दो प्लांट सेल आपस में कनेक्ट रहते हैं, उसी टर्म को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। देखिए ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है इसका, ये जो दिख रहा है ये है प्लाज्मोडेस्माटा। अब जिस प्रकार एनिमल में जो सेल जुड़ा हुआ होता है उसको बोलते हैं गैप जंक्शन। जब एनिमल सेल ज्वाइन होता है उसको बोलते हैं गैप जंक्शन। एक मिनट रोक लीजिए। तो जब दो अच्छा एनिमल में हम लोग भी आते हैं दो पैर वाले। जब दो एनिमल सेल आपस में कनेक्ट रहते हैं, उसी टर्म को गैप जंक्शन कहते हैं। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। कुछ नहीं है, ये कुछ टर्म है, इम्पोर्टेंट टर्म है, इसके बारे में जानना जरूरी है कि प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है और गैप जंक्शन क्या होता है। कुछ नहीं है, बहुत इजी टर्म है। आप खुद सोचिए कि जो सेल होता है तो ऐसे खुला घूमेगा, खुला सांप की तरह घूमेगा नहीं, आपस में कनेक्ट होगा। मान लीजिए कि ये है सेल नहीं, मान लीजिए कि एक बॉडी का हैंड है, ठीक है, ये बॉडी का हैंड है, ऐसे हैंड बना, इसमें बहुत सारा सेल होगा ना, बहुत सारा सेल, एक ही सेल होगा। पिछले क्लास में बताए थे कि अनगिनत सेल होता है, सेल का शेप साइज नहीं होता है। अगर शेप साइज होता था तो क्या ओस्ट्रिच का अंडा सबसे बहुत बड़ा होता है? नहीं होता है, अनगिनत है। अगर सेल सब में सेल का मात्रा सेम होता तो हाथी और बकरी में फिर कैसे होता है? बकरी में तो कम होता है। तो इससे ये भी पता चलता है कि सब में जो सेल का अमाउंट है सेम नहीं होता है। तो मान लीजिए कि जो सेल है, हैंड के सेल है, ये कोई तो फोर्स के कारण आपस में जुड़ा होगा ना, चिपका होता है आपस में, तो इसको बाहर निकालते। एक ये सेल है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक और सेल है, इसको बना लेते हैं
तो ये जो दोनों सेल है ना आपस में कनेक्ट होता है। अच्छा, ये सिर्फ दोनों सेल हम बाहर निकाल के समझा रहे हैं, ऐसे तो सब सेल आपस में कनेक्ट होगा, नहीं तो सब इधर उधर मूवमेंट करने लगेगा। ये जो दोनों सेल है आपस में कनेक्ट है, उसी टर्म को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। पी से प्लाज्मोडेस्माटा और पी से प्लांट, यानी जो प्लांट से रिलेटेड है। मतलब जो प्लांट में जब दो सेल आपस में कनेक्ट होता है, एक दूसरे को पकड़ के रखता है, उसी टर्म को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। सिंपल सा टर्म है, ये वही लिखा है कि जब दो प्लांट सेल आपस में कनेक्ट रहते हैं, उसी टर्म को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। याद नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा तो इसको ऐसे याद रख लीजिए, पी से प्लाज्मोडेस्माटा और पी से प्लांट, यानी प्लांट से रिलेटेड। इसी का ठीक उल्टा है गैप जंक्शन। जिस तरीके से प्लांट में दो सेल आपस में कनेक्ट था, उस टर्म को हम लोग बोल देते थे प्लाज्मोडेस्माटा। वैसे ही एनिमल सेल में भी तो सेल आपस में कनेक्ट होगा, तो उस टर्म को हम लोग बोल देते हैं गैप जंक्शन। बस वही तो बात लिखा हुआ है, जब दो एनिमल सेल आपस में कनेक्ट रहते हैं, उसी टर्म को हम लोग बोल देते हैं गैप जंक्शन। मान लीजिए, देखिए एक सेल है और एक सेल है, ये दोनों आपस में कनेक्ट है। यही जो कनेक्शन दोनों के बीच बना रहा है, दोनों को पकड़ के रख रहा है, इसी को हम लोग बोल देते हैं गैप जंक्शन। कहाँ? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में तो ये प्लाज्मोडेस्माटा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आशा करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम लोग सेल के को ही बारे में पढ़ेंगे। सेल को पूरा और अंदर जाएंगे, सेल के अंदर एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। अब आगे आते हैं, इसके अंदर आगे क्या है देख लेते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। जैसे कि पहले ही बताया, याद रखिए, बार बार लिखने का मेरा मकसद ये है कि आप लोग समझ जाइएगा या आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि हम बताए थे कि ये सेल होता है, बहुत बड़ा सेल बनाते हैं, बना लीजिए बहुत बड़ा सेल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियर मटेरियल होता है। यही तो है हमारे सेल का मेन हीरो। मतलब जितना भी ग्रोथ हो रहा है, फंक्शन हो रहा है हमारे बॉडी का, तो सब सेल ही ना करता है। और सेल में भी कौन? न्यूक्लियर मटेरियल। और इसके अंदर एक और लेयर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर इसके बाहर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर ऐसे फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर होता है, ऐसे फ्लूइड टाइप जो स्ट्रक्चर बना होता है, दिख रहा है? दिख रहा होगा। और एक इसके अंदर एक और लेयर होता है ऐसे, ठीक है, तो प्लांट सेल है, इसके अंदर एक और लेयर होता है। देखिए, ये तो था सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते थे, ठीक है। ये है साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं, मतलब इसी में तैरते रहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी apparatus, यही सब हो गया सेल ऑर्गेनेल्स। ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसका दीवार बोल सकते हैं आप, जिसको इसके कॉन्टेक्ट से बचाता है। और ये कौन सा सेल हम लोग बोल सकते हैं? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता था उसको हम लोग बोलते थे यूकैरियोटिक, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, और ये हो गया न्यूक्लियर मटेरियल, यही तो है। अब हम लोगों ने पढ़ लिया है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, पढ़ लिया सेल वॉल के बारे में, पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, कि जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है। चलिए देखते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। ये होता है 90% ऑफ, इसमें 90% पानी ही होता है। इसका मतलब नेचर कैसा होता है? जेली लाइक, मतलब चिपचिपा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस। आगे देखते हैं। कंटेंस, ये जितना भी पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। कंटेंस स्फेरिकल सेल ऑर्गन, स्फेरिकल सेल ऑर्गेनेल्स।
सेल ऑर्गेनेल्स enclosed by nuclear membrane चलिए इसको देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म के बारे में, सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ये जो साइटोप्लाज्म इसके बारे में। ये बोलता है कि साइटोप्लाज्म में ज्यादातर इसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, 90% पानी भरा हुआ है। फिर बोल रहा है कि इसका जो नेचर कैसा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मतलब चिपचिपा टाइप का होता है। अच्छा, इसका डिफिनेशन एक ऐसे भी बोल सकते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल वॉल, या आप ये भी बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसके बीच का जो फ्लूइड होता है उसी को तो बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल वॉल के बीच का जो जेली लाइक सब्सटेंस लिक्विड है वही तो है साइटोप्लाज्म। फिर बोल रहा है कंटेंट्स स्फेरिकल सेल ऑर्गेनेल्स, ये हम बार बार बोलते आ रहे हैं, पिछले क्लास में बोलते आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स तैरते रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया सेल ऑर्गेनेल्स में, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी एपैरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सब इसी में तैरते रहता है। फिर बोल रहा है कि जो सेल ऑर्गेनेल्स इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जितना भी इसमें सेल ऑर्गेनेल्स है उस सब के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, एक्सेप्ट राइबोसोम को छोड़ के, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो आप खुद बताइए कि राइबोसोम के पास अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? जाहिर सी बात होगा वो प्रोकैरियोटिक होगा। जो राइबोसोम होगा वो प्रोकैरियोटिक होगा। पहले जमाने में जो बना हुआ सेल मतलब ओल्ड सेल होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, उसमें क्या होता था कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आता था, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आता था। तो ये बात समझेंगे, जो जितना भी सेल ऑर्गेनेल्स है इस साइटोप्लाज्म के अंदर उस सब के पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके पास एक लेयर है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक्सेप्ट राइबोसोम को छोड़ के। इसलिए राइबोसोम हमारा क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसको ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इस क्लास को नहीं, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में जरूर बताएं कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।